पुराने शहर की तंग गलियों में हवा हमेशा भारी रहती थी। धूल के गुबार पुरानी दीवारों से टकराकर वापस लौट आते थे। यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। इसी माहौल में जैन अपनी मां के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। घर की दीवारों पर सीलन के निशान थे और छत से चूना झड़ता रहता था। बाहर से आने वाला शोर गलियों में गूंजता रहता था। जैन अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की धुंधली दुनिया को देखता था। घर के भीतर का सन्नाटा अक्सर भारी महसूस होता था। यह समय जैसे ठहर गया था। हर दिन एक जैसा था। धूल और तंग रास्तों के बीच जैन का बचपन इन्हीं चार दीवारों के भीतर सिमटा हुआ था। वह बाहर की दुनिया की हलचल सुनता, लेकिन उसके अपने कदम इसी पुरानी दहलीज के भीतर बंधे थे। यह जगह उसे हर पल याद दिलाती थी कि यहां से निकलना ही एकमात्र रास्ता है। कमरे के कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन की खड़खड़ाहट ही घर की एकमात्र धड़कन थी। मशीन का पहिया लगातार घूमता था और सुई कपड़े में तेजी से अंदर बाहर होती थी। मां का ध्यान पूरी तरह से काम पर केंद्रित था। जैन पास ही बैठा था। उसकी नजरें मां की उंगलियों पर टिकी थीं। हर बार जब सुई कपड़े से बाहर निकलती, मां की उंगलियों पर एक नया लाल निशान उभर आता। उंगलियों के पोरों पर पुरानी चोटों के गहरे निशान थे, जो बार बार सुई चुभने से बन गए थे। जैन ने देखा कि मां का हाथ मशीन के हैंडल पर थोड़ा कांप रहा था। जैन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून उसकी हथेली में धंस जाते हैं। वह अपनी जगह से हिलता नहीं, बस उस धातु की सुई को ऊपर नीचे होते देखता रहता है। कमरे में मशीन की आवाज के अलावा और कोई हलचल नहीं थी। मां ने एक पल के लिए भी सिर नहीं उठाया। जैन ने अपनी सांसें रोक ली। वह अपनी हथेलियों को इतना जोर से भींचता है कि उसकी नसें उभर आती हैं। वह अपनी नजरें उन निशानों से हटा नहीं पा रहा था। कमरे की हवा में धागे के रेशे तैर रहे थे और मशीन की लयबद्ध आवाज जैन के कानों में गूंज रही थी। यह दृश्य उसके लिए एक भारी बोझ की तरह था। मशीन की खड़खड़ाहट अचानक रुक गई। मां ने धागा तोड़ा और सुई को मशीन के पास बने छोटे छेद में फंसा दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों को एक दूसरे से रगड़ा, जैसे वे सुई की चुभन से सुन्न हो गई हों। जैन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हथेलियों पर नाखूनों के निशान छप गए थे। वह उठकर मां के सामने खड़ा हो गया। उसने मां की उन उंगलियों को अपने हाथों में लिया जिन पर सुई के दर्जनों निशान थे। जैन ने मां की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं इतना कमाऊंगा कि आपको फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जैन के सिर पर रख दिए। उन्होंने जैन के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और धीरे से सिर हिलाया। मां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने जैन के कंधे को थपथपाया और कहा, मेरे सारे सपने तुम्हारे भविष्य में ही सिमटे हैं बेटा। मां ने फिर से मशीन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार उनकी गति धीमी थी। जैन ने खिड़की की ओर देखा, जहां से गलियों की धूल अब उसे पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। जैन ने अपना छोटा सा झोला कंधे पर टांगा और पुरानी गलियों को पीछे छोड़ दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने गांव की धूल भरी सड़कों को ओझल होते देखा। कुछ घंटों बाद वह एक विशाल शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरा। चारों तरफ शोर था। हजारों लोग एक साथ दौड़ रहे थे। जैन ने भीड़ के बीच अपनी जगह बनाई और एक छोटी सी किराए की खोली में रहने लगा। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक दफ्तरों के चक्कर काटता। एक बड़ी कंपनी के बाहर वह घंटों अपनी बारी का इंतजार करता। अंततः उसे एक डेस्क मिली जहां फाइलों का अंबार लगा था। जैन ने अपनी कुर्सी संभाली और काम में डूब गया। वह दिन भर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता, एक के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता। जब बाकी लोग घर लौट जाते, जैन वहीं बैठा रहता। वह हर दिन एक नई चुनौती को पार करता और धीरे धीरे कंपनी के ऊंचे गलियारों में उसकी पहचान बनने लगी। जैन ने अपनी केबिन का भारी कांच का दरवाजा धक्का देकर खोला। अब
वह कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी था। उसकी मेज पर फाइलों की जगह एक चमकदार लैपटॉप और एक डिजिटल कैलेंडर रखा था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और खिड़की के बाहर देखा, जहां से पूरा शहर एक छोटे से खिलौने जैसा दिखता था। शाम ढलते ही वह अपनी चाबियों का गुच्छा उठाता और लिफ्ट से सीधे बेसमेंट पार्किंग में जाता। वहां उसकी एक चमचमाती कार खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे में चमक उठती थी। वह गाड़ी स्टार्ट करता, इंजन की गूंज गूंजती। उसका नया फ्लैट शहर की सबसे ऊंची इमारत की 20वीं मंजिल पर था। वह अंदर कदम रखता, सेंसर लाइटें अपने आप जल उठतीं। उसने अपने बैग को सोफे पर फेंका और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक कांच का गिलास था। वह सोफे पर बैठ जाता और अगली सुबह की मीटिंग की तैयारी के लिए फिर से अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता। जैन की मेज पर अब फाइलों का ढेर और बढ़ गया था। सुबह 7 बजे का अलार्म बजते ही वह झटके से उठता, कॉफी का मग उठाता और लैपटॉप खोल लेता। उसके दिन की शुरुआत ईमेल के जवाब देने से होती थी। माँ का फोन आता तो वह स्क्रीन पर नाम देखकर उसे साइलेंट कर देता। वह सोचता, अभी मीटिंग का समय है, शाम को बात करूंगा। लेकिन शाम होते होते वह दफ्तर की फाइलों और क्लाइंट्स की कॉल में इतना उलझ जाता कि घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा देती। पहले वह माँ को रोज फोन करता था। उनकी आवाज़ सुनकर दिन भर की थकान मिट जाती थी। अब यह सिलसिला बदलकर हफ्ते में एक बार हो गया। रविवार की सुबह जब वह थोड़ा समय निकालता तो माँ को फोन लगाता। माँ की आवाज आती, बेटा खाना खाया? जैन जल्दी से जवाब देता, हाँ माँ, बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ, और फोन काट देता। वह अपनी मेज पर रखे कैलेंडर पर तारीखें काटता रहता। काम का बोझ उसके और माँ के बीच की दूरी को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। वह कभी कभी फोन उठाने की कोशिश करता, लेकिन तभी किसी सहकर्मी का संदेश आ जाता या कोई नई फाइल सामने आ जाती। वह फोन को वापस मेज पर पटक देता और फिर से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगता। माँ की आवाज अब उसके लिए एक ऐसी धुन बन गई थी जिसे वह सुनना तो चाहता था, पर काम की आपाधापी में उसे अनसुना कर देता था। कैलेंडर के पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। जैन की मेज पर फाइलों के ढेर के नीचे एक पुराना कैलेंडर दब गया, जिस पर महीनों के नाम धूल की एक पतली परत के नीचे छिप गए। अब माँ का फोन हफ्ते में एक बार भी नहीं आता था, क्योंकि जैन ने अपने फोन की सेटिंग्स में नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। वह अपनी मेज पर घंटों बैठा रहता। कीबोर्ड की खड़खड़ाहट ही उसका एकमात्र साथी बन गई थी। कभी कभी फोन की स्क्रीन पर माँ का नाम चमकता, लेकिन जैन उसे बिना देखे ही डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देता। उसे याद भी नहीं रहता था कि आखिरी बार कब उसने माँ की आवाज सुनी थी। माँ की जरूरतों का ख्याल अब उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। वह अपनी मेज पर रखे पानी के गिलास को भरता, एक घूंट लेता और फिर से स्क्रीन पर आंकड़ों की दुनिया में खो जाता। उसके कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी उसे सुनाई नहीं देती थी। माँ ने शायद कई बार फोन किया होगा, लेकिन जैन के लिए वे केवल मिस्ड कॉल्स की एक सूची बनकर रह गए थे। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता, छत की ओर देखता और फिर से फाइलों के बीच अपना सिर झुका लेता। जैन अब उस बड़ी कंपनी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा था। उसके पास अब आलीशान फ्लैट और महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन उसकी दुनिया केवल दफ्तर की चारदीवारी तक सिमट गई थी। वह सुबह उठते ही अपनी डायरी में टारगेट्स लिखता और रात को उन्हीं टारगेट्स को पूरा करने के तनाव में सोता। उसके दिन अब प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, क्लाइंट्स की मीटिंग्स और आंकड़ों के विश्लेषण में बीतते थे। जब भी कोई सहकर्मी उससे परिवार के बारे में पूछता, वह बस अपनी घड़ी देखता और कहता, समय ही नहीं है। उसने अपने फोन को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका उपयोग केवल ईमेल भेजने या मीटिंग्स फिक्स करने के लिए होता था। उसके दफ्तर की मेज पर अब फाइलों के अलावा कुछ नहीं था। वह घंटों तक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर कंपनियों के विलय और मुनाफे की बात करता।
उसके लिए सफलता का मतलब अब केवल पदोन्नति और बैंक बैलेंस का बढ़ना था। माँ की यादें अब उसके दिमाग के किसी कोने में दबी हुई थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता, स्क्रीन पर बदलते हुए ग्राफ्स को देखता और खुद को एक मशीन की तरह काम में झोंक देता। कॉन्फ्रेंस रूम में भारी सन्नाटा था। प्रोजेक्टर की नीली रोशनी जैन के चेहरे पर पड़ रही थी, जहां वह अपने क्लाइंट्स के सामने कंपनी के तिमाही मुनाफे का ग्राफ समझा रहा था। तभी उसकी मेज पर रखा फोन कंपन करने लगा। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। जैन ने एक पल के लिए अपनी बात रोकी। उसकी भौहें तन गईं। उसने फोन को उल्टा करके मेज पर पटक दिया, जिससे एक तीखी आवाज गूंजी। मीटिंग के साथी उसकी ओर देखने लगे। जैन ने बिना स्क्रीन की ओर देखे अपनी उंगलियों को तेजी से कीबोर्ड पर चलाया। उसने एक छोटा, रूखा संदेश टाइप किया, मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और सेंड बटन दबा दिया। उसने फोन को अपनी पहुंच से दूर धकेल दिया और फिर से अपनी प्रेजेंटेशन की ओर मुड़ गया। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वह किसी बाधा को रास्ते से हटा रहा हो। उसने अपनी फाइलें समेटी और अगले स्लाइड पर क्लिक किया। उसके लिए वह फोन कॉल केवल एक व्यवधान था, जिसे उसने अपनी सफलता की राह से तुरंत हटा दिया था। कमरे की एयर कंडीशनिंग की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वह अपनी अगली बात पर जोर देने के लिए मेज पर हाथ मारता है, पूरी तरह बेखबर कि यह उसकी मां के साथ आखिरी संवाद था। मीटिंग खत्म हुई, दिन ढला और रातें गुजर गईं। जैन अपने काम में डूबा रहा। फाइलों के ढेर और ईमेल के जवाबों के बीच उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसने आखिरी बार कब घर बात की थी। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसका फोन पूरी तरह शांत रहा। दफ्तर की मेज पर रखा उसका फोन अब एक निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा था। न कोई घंटी बजी, न कोई नया संदेश आया। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था, लेकिन जैन की व्यस्तता ने उसे इस खामोशी की गहराई महसूस नहीं होने दी। वह अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर शहर की रोशनी को देखता, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनकही चेतावनी हवा में तैर रही हो। तीसरे दिन दोपहर को जब वह अपनी केबिन में कॉफी पी रहा था, अचानक उसके फोन की रिंगटोन गूंजी। स्क्रीन पर उसके गांव के पड़ोसी का नंबर चमक रहा था। जैन ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई तुरंत नहीं बोला। केवल एक भारी, कांपती हुई सांस लेने की आवाज सुनाई दी। पड़ोसी की आवाज में एक ऐसी थरथराहट थी जिसने जैन के सीने में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। पड़ोसी की आवाज कांपते हुए गूंजी, जैन, तुम्हारी मां अब नहीं रही। यह वाक्य एक हथौड़े की तरह जैन के कानों से टकराया। उसके हाथ की मांसपेशियां अचानक सुन्न पड़ गईं। फोन उसकी उंगलियों से फिसल गया। फर्श पर गिरते ही प्लास्टिक के कवर के टूटने की एक तीखी आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर गई। जैन के हाथ हवा में ही ठिठक गए, जैसे वह किसी अदृश्य दीवार को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। वह स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गईं। केबिन की खिड़की से आती शहर की शोर, शराबे वाली आवाजें अचानक बंद हो गईं, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। उसके सामने मेज पर रखी फाइलें बिखर गईं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फर्श पर पड़े उस टूटे हुए फोन पर था। उसने झुकने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने जवाब दे गए। करती है। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा, वे अभी भी कांप रहे थे। जैन ने कार को गलियों के मोड़ पर रोका। इंजन बंद होते ही वह दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। उसके पैर धूल भरी जमीन पर तेजी से पड़े। वह दौड़ा, सांस फूल रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया। कब्जों से एक कर्कश आवाज निकली। दरवाजा खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। दीवारों पर वही दरारें, फर्श पर वही निशान,
लेकिन हवा में कुछ अलग था। वह धीरे धीरे कोने की ओर बढ़ा। वहां मेज पर सिलाई मशीन रखी थी। उसकी चमकदार सतह अब मध्यम पड़ चुकी थी। मशीन के ऊपर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। हवा के हल्के से झोंके से धूल के कण नाचने लगे। जैन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने मशीन को छूने की कोशिश की, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसका हाथ हवा में ही लटक गया। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें उस धूल जमी मशीन से नहीं हटी। उसकी छाती में एक दर्द उठा जो सांस लेने भी नहीं दे रहा था। उसके पैरों से ताकत गायब हो गई। वह धीरे धीरे नीचे झुका। उसके घुटने फर्श से टकराए। फिर उसका पूरा शरीर ढह गया। वह फर्श पर बैठ गया। उसकी पीठ दीवार से टिक गई। कमरे का सन्नाटा जैन के कानों में शोर की तरह गूंज रहा था। उसने अपने हाथों को जमीन से हटाया और घुटनों के बल थोड़ा आगे खिसका। उसकी नजरें सामने रखी मेज पर टिकी थीं। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके पैर भारी थे, जैसे वे जमीन से चिपके हों। वह धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा। मेज की लकड़ी पर भी धूल की एक परत थी। उसके बीचों बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी का कवर जगह जगह से घिस चुका था। जैन ने अपना दायां हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने डायरी को छुआ। कागज का स्पर्श खुरदरा और ठंडा था। उसने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने अपना बायां हाथ डायरी के नीचे लगाया और उसे मेज से उठा लिया। डायरी का वजन उसे अपनी हथेलियों में महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली जो उसकी छाती में कांटों की तरह चुभी। उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा। स्याही की लिखावट धुंधली हो रही थी, लेकिन शब्द अभी भी स्पष्ट थे। वह पन्नों को धीरे धीरे पलटने लगा। जैन की उंगलियां एक पन्ने पर जाकर रुक गईं। स्याही से लिखी तारीखें उसके सामने तैरने लगीं। उसने पढ़ा, आज जैन का फोन नहीं आया, शायद वह बहुत व्यस्त है। यह वाक्य किसी नुकीले पत्थर की तरह उसके सीने में धंस गया। उसने पन्ना पलटा। वहां फिर वही लिखा था, आज फोन नहीं आया। फिर अगला पन्ना और फिर वही शब्द। हर पन्ने पर एक ही शिकायत, एक ही इंतजार। जैन के गले में एक गांठ बन गई। वह अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखों से पानी की बूंदें टपकर डायरी के पीले कागजों पर गिरने लगीं। स्याही फैलने लगी। अक्षर धुंधले हो गए। वह कांपने लगा। उसके हाथ से डायरी छूटने ही वाली थी कि उसने उसे और जोर से जकड़ लिया। वह फर्श पर फिर से झुक गया। उसके मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली, जो धीरे धीरे एक चीख में बदल गई। उसने अपना सिर डायरी पर टिका दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू डायरी के उन पन्नों को भिगो रहे थे जिन्हें उसकी मां ने अकेलेपन में लिखा था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। जैन ने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। कागज की सरसराहट कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। उसकी धुंधली आंखों ने स्याही के उन आखिरी शब्दों को पहचाना। वहां लिखा था, मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जाने वाला था, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रहे थे। जैन ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची। उसके पास मौजूद आलीशान फ्लैट की चाबियां उसकी जेब में चुभ रही थीं। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देखा, जो अब उसे किसी बेजान धातु के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा। यह कमरा, यह सिलाई मशीन और यह डायरी, यही उसकी असलियत थी। बाहर की दुनिया की चकाचौंध, वो बड़ी कंपनी का पद, वो सब कुछ अब उसे एक खोखले सपने जैसा लगा। उसने डायरी को अपने माथे से लगा लिया। उसे समझ में आया कि उसने जिसे सफलता समझा था, वह असल में एक बड़ी हार थी। उसके हाथ में मौजूद ये पन्ने उसकी पूरी कमाई से कहीं ज्यादा भारी थे। उसने महसूस किया कि उसकी सारी दौलत इस एक पन्ने के सामने कितनी तुच्छ और बेकार है। उसने डायरी को सीने से सटाए रखा और फर्श पर ही स्थिर हो गया। जैन धीरे से फर्श से उठा। उसने डायरी को अपने थैले में रखा और कमरे के चारों ओर एक आखिरी नजर डाली। उसने अपनी जेब से आलीशान फ्लैट की चाबियां निकालीं
और उन्हें मेज पर रख दिया। उसकी उंगलियों ने उन चाबियों को आखिरी बार छुआ। फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। वह बाहर निकला, जहां शहर की रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। उसने अपनी महंगी गाड़ी की चाबी सड़क पर फेंक दी। धातु के गिरने की आवाज शोर भरे शहर में खो गई। वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा पत्थर की तरह अडिग था। उसने पीछे मुड़कर उन ऊंची इमारतों को नहीं देखा जो कल तक उसकी पहचान थीं। बस में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। जैसे जैसे बस शहर की सीमा से दूर होती गई, वो चकाचौंध धुंधली पड़ती गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना फोन निकाला और उसे बंद कर दिया। फिर उसने फोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब कोई मीटिंग नहीं थी, कोई डेडलाइन नहीं थी। वह वापस उसी धूल भरी हवाओं वाले शहर की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने पीछे वो सब कुछ छोड़ दिया जिसे दुनिया सफलता कहती थी। जैन अपने पुराने घर की चौखट पर खड़ा था। धूल भरी हवाएं अब उसे परेशान नहीं कर रही थीं, बल्कि उसे एक पुरानी परिचित की तरह महसूस हो रही थीं। उसने अपनी सारी बचत को एक नए संकल्प में बदलने का निर्णय लिया। उसने गांव के उस खाली मैदान को चुना जहां बचपन में वह मां के साथ बैठा करता था। जैन ने खुद फावड़ा उठाया और जमीन की सख्त मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर प्रहार के साथ वह अपनी पिछली जिंदगी के बोझ को पीछे छोड़ रहा था। उसने नींव के लिए पत्थर ढोए, सीमेंट मिलाया और ईंटों को एक एक करके जोड़ा। उसके हाथ मिट्टी से स्ने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने उस जगह पर एक स्कूल की नींव रखी। यह केवल ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि यह मां की उन यादों का एक ठोस रूप था जो अब तक केवल उसके मन में कैद थीं। उसने दिन रात मेहनत की। जब भी वह थक जाता, वह सिलाई मशीन की आवाज को याद करता और फिर से काम में जुट जाता। उसने अपनी पूरी ऊर्जा इस निर्माण में लगा दी। नींव का पत्थर रखते समय उसने झुककर जमीन को छुआ। यह स्पर्श उसे मां के उन हाथों की याद दिला गया जिन्होंने उसे पालने के लिए संघर्ष किया था। उसने नीम के गड्ढे में एक छोटा सा धागा भी दबा दिया, जो मां की सिलाई मशीन का आखिरी निशान था। अब उसका जीवन एक नए अर्थ से भर गया था। स्कूल की इमारत बनकर तैयार हो गई थी। मुख्य द्वार पर संगमरमर की एक पट्टिका लगाई गई। जैन ने धीरे से उस पर पढ़ा पर्दा हटाया। उस पर सुनहरे अक्षरों में खुदा था, सफलता वह नहीं जो आप अकेले हासिल करें, सफलता वह है जिसे आप अपनों के साथ साझा करें। उसने पट्टिका को अपनी उंगलियों से सहलाया और अंदर कदम रखा। कक्षा के भीतर बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी। जैन ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने चौक उठाई और गणित का एक सवाल हल करना शुरू किया। बच्चे ध्यान से उसे देख रहे थे। वह एक मेज से दूसरी मेज तक गया, बच्चों की कॉपियों में सुधार किया और उन्हें समझाना शुरू किया। जब भी कोई बच्चा अटकता, जैन झुककर उसे प्यार से रास्ता दिखाता। वह अब किसी बट्टी कंपनी की मीटिंग में नहीं था, बल्कि यहाँ ज्ञान बांटने में उसे वह सुकून मिल रहा था जो उसने कभी नहीं पाया था। उसने बच्चों को पटाते हुए अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी। वह हर बच्चे की आंखों में झांकता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। जैन ने महसूस किया कि यह पट्टिका केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके जीवन का नया आधार है। उसने ब्लैकबोर्ड पर आखिरी सवाल लिखा और बच्चों की ओर मुड़कर देखा। कक्षा समाप्त होने के बाद एक छोटा बच्चा जैन के पास आया। उसने मेज पर रखी उस पुरानी सिलाई मशीन की ओर इशारा किया और पूछा, आप अपना इतना सारा समय यहाँ क्यों देते हैं? जैन ने कोई शब्द नहीं कहे। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सिलाई मशीन के ठंडे लोहे को छुआ। उसकी उंगलियां उन निशानों पर टिकीं जो बरसों पहले मां की उंगलियों से बने थे। उसने मुस्कुराते हुए मशीन की ओर इशारा किया। उस मुस्कान में अब कोई टीस नहीं थी। जैन ने खिड़की के बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी स्कूल के आंगन में बिखर रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था।
उसने समझ लिया था कि जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना केवल एक अधूरा सफर था। अब वह सफर पूरा हो चुका था। वह वहीं खड़ा रहा, उस पुरानी मशीन के पास, जहां से उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा था।